बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ मैं एक पैगाम से करना चाह रहा हूं और पैगाम ये है कि मेरे प्यारे लाहौरियों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ हुए थे, पकोड़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे। मैं जिधर बाहर जाता हूँ पकोड़े, समोसे, कचौरियाँ, जलेबियाँ, फेवनियाँ, खजले और पता नहीं क्या क्या बिक रहा है। और बिक इसलिए रहा है कि ये सब कुछ हम खा रहे हैं। रमज़ान मुबारक के बहुत सारे रोज़े गुजर गए, लेकिन अभी बहुत सारे बाकी भी हैं। हमें क्या करना चाहिए? एक तरफ मैं देखता हूँ कि ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। रोज़े में हम सब ज़्यादा लड़ते हैं, एक दूसरे से सड़कों पे ज़्यादा लड़ते हैं, हमें आपस में गुस्सा ज़्यादा आता है। क्यों होता चला जा रहा है? क्या मैदे में तेज़ाबियत की वजह से ऐसा हो रहा है? ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, शुगर जो है वो बढ़ती चली जा रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जा रहा है। तो हम रमज़ान में इससे किस तरह बच सकते हैं? आज का प्रोग्राम मैं बहुत ही मशकूर हूँ, जवेरिया महमूद मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं और फूड के हवाले से, ख़ास तौर पे ग़िज़ाइयत के हवाले से, डाइट के हवाले से आपके जो लेक्चर्स हैं, आपके जो प्रोग्राम्स हैं बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। मैं बहुत ही मशकूर हूँ जवेरिया, आपने हमें वक्त दिया। यहीं पर मेरे साथ मोहसिन भट्टी साहब भी मौजूद हैं। मोहसिन भट्टी साहब कंज्यूमर सॉलिडेरिटी सिस्टम के प्रेसिडेंट हैं, फूड एक्सपर्ट हैं। कंज्यूमर के हवाले से अगर हम उनके राइट्स की बात की जाए तो उसके हवाले से जितना आप तहरीक चलाते हैं, जितनी आप बात करते हैं, शायद ही कोई ऐसा दूसरा बंदा हो करता हो। लेकिन इससे बढ़कर भी एक मायानाज एंकर भी है और मायानाज एंकर इस वक्त खुद गेस्ट के तौर पर मेरे साथ मौजूद हैं। आपको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। मैं प्रोग्राम का आगाज़ थोड़े से संजीदा एक सवाल से, रोज़े रख रहे हैं, तमाम लोग रोज़े रख रहे हैं जवेरिया, लेकिन बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। इसमें ख़ास तौर पे एसिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, फूड पॉइजनिंग हो रही है, अफ्तारी के बाद जो है बिल्कुल दिमाग सुन्न होकर रह जाता है। कैसे बचा जाए इससे? नंबर वन ये है कि रमज़ान मुबारक में क्योंकि जैसे जैसे रोज़े गुजरते जा रहे हैं बॉडी में वीकनेस भी हो जाती है, और इन केस आप पूरे दिन के बाद अक्सर औकात लोग एक ही वक्त पे प्रेफर करते हैं कि समोसे, पकौड़े, कचौरियाँ और बाहर के दही बड़े इस तरह की चीज़ें कंज्यूम करते हैं। जबकि बाहर के आप खानों में एक चीज़ जहन में रखें कि जो दोबारा मतलब रीकुक प्री हीट ऑयल हो रहा है वो कार्सिनोजेनिक है, जो कि आपके कैंसरस सेल डेवलप करता है और आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ऑन द अदर साइड जब आप नेचुरली एक मिनट बाहर से जो हम चीज़ें लेकर आते हैं वो जिस ऑयल में बनती हैं, बिल्कुल तली हुई एशिया, वो बार बार इस्तेमाल होता है। उसकी वजह से ऑयल जो है, क्योंकि ऑयल का आप देखें कि अगर घर पे बन रहा होता है तो ज़रा स्मॉल स्केल पे कुकिंग होती है, बाहर लार्ज स्केल पे कुकिंग होती है, और फिर उसको प्री हीट और उसको मतलब अगर हम बार बार जाहिर है अगर हम किया जाता है तो समोसे निकाल रहे हैं तो बार बार समोसे उसी में डाल रहे हैं, समोसे हैं, कचौरे हैं, पकौड़ियाँ जो भी हैं उसी में बन रही हैं। और आप ये देखें कि लोगों को कैंसर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने। कैंसर कॉज करता है, वो कैंसर कॉज करता है, आपकी बॉडी में कार्सिनोजेनिक सेल डेवलप करता है। क्योंकि आप ये देखें कि जब जो टॉक्सिसिटी है वो डेवलप तब होती है जब आप एक चीज़ को मुकर्रर मिकदार पे इस्तेमाल करने के बाद डिस्कार्ड नहीं करते। क्योंकि बहुत बड़े होटल्स छोटे होटल्स को कम दामों में और उससे छोटे होटल्स छोटी जगहों पर कम दामों में जो है तेल का मतलब खरीदो फरोख्त का सिलसिला चल रहा होता है। और अवामुन हमारे जो लोग हैं वो जानते बूझते हुए भी कि इसकी वजह से हमें एसिडिटी होगी, हार्टबर्न होगा, या किसी टाइम वो मतलब बहुत ज़्यादा अगर उनको उनकी हंगर हार्मोन्स बहुत एक्टिवेट हों तो वो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग भी कर जाते हैं, इवन बाहर रेस्टोरेंट्स में इफ्तारी के टाइम भी कर जाते हैं। और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ कि वो ये भूल जाते हैं कि हमारे पास जब अल्लाह ताला ने फलों और सब्जियों में ग़िज़ाइयत और लज्जत दी हुई है, हमारे पास ऐसे पानी मौजूद है जिससे हम अपना मिनरल लॉस, क्योंकि नंबर वन रोज़ा रखने से जो फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग है इसकी कंडीशन में आपका नंबर वन मिनरल लॉस होता है। मिनरल लॉस यानी नमकियात की कमी, और नमकियात की कमी को पूरा करने के लिए तली हुई अशिया ने तो आपको भारी करेंगी, आपका सांस फूलेगा, आपको जलन होगी, एसिडिटी होगी, जिसकी वजह से ठीक है कुछ लोग कर देते हैं, बदहजमी हो भूख लगी होती है जवेरिया, सारे दिन का बंदे ने खाना नहीं खाया होता, सैरी से लेकर रात तक उसको तो दिल कर रहा होता है कि सामने जो चीज़ पड़ी हुई है बंदा खाता चला जाए। नंबर वन पोर्शन साइज कंट्रोल रखना चाहिए। पोर्शन साइज का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने इतनी बड़ी आपने पकौड़े, समोसे, क्रॉकेट और तमाम तली हुई चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा ले ली। क्योंकि अक्सर औकात आपने देखा होगा कि जब आप अपनी फैमिलीज़ के साथ रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं तो पहले 15 चीज़ें जो पड़ी होती हैं वो सारी फ्राइड होती हैं और एंड पे फिर बिल्कुल ड्राइड और क्या कहते हैं स्टीम्ड और बॉइल्ड और बेक्ड जो थोड़ा सा हेल्दी फूड होता है वो एंड पर पड़ा होता है ताकि लोग उसकी सर्विंग एंड पर लें। तो थिंग्स आर लाइक दिस कि आपको हेल्थ आपकी है, सेहत आपकी, ज़िंदगी आपकी है और फूड प्लेट में आपकी प्लेट में। जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं जी। आपने बड़ी अहम चीज़ की निशानदेही की ये है, मैंने वहाँ खुद नोट किया था। वहाँ पर पहले जितनी तली हुई चीज़ें हैं हाँ वो पड़ी हुई होती ताकि हैं। लोग अपनी प्लेट ऑलरेडी क्यों पड़ी होती हैं? वो तो देखिए, महंगी नहीं पड़ती। अच्छा वो मैं आपकी तरह तो ये कोई खास है, ये कोई खास तरीका है? देखिए जी बिल्कुल, अगर आप इसका आंसर दे सकते मौसम साहब उसमें नजर में ये होता है कि सवाल आपसे और भी बड़े करने हैं मैंने। बिल्कुल जरूर हाँ जी। ये जो आप किसी भी रेस्टोरेंट में चल जाएं, उन्होंने बुफे का एक रेट निकाला हुआ है जी, जो तकरीबन 1500 से 2000 2500 रुपए उनके लेवल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से उन्होंने रखा हुआ है। अब उनकी कोशिश ये है कि आपकी जेब में से ज्यादा पैसे निकलवाए जाएं और अपनी फूड कॉस्ट कम से कम की जाए ताकि उनका प्रॉफिट ज्यादा हो। सही। अब अगर तली हुई चीजें आपने खा ली हैं और उसके बाद आपको प्यास लगनी है, सही, उसके बाद आपने पानी पीना है, ठीक, तो आपका पेट तो भर जाना है। उसके बाद जो मेन कोर्स है, जो उनका मटन है, जो उनके दूसरी गोश्त वाली डिश है, महंगे बनते भी वो भी मतलब महंगे, हाँ, उसकी कॉस्ट ज्यादा है ना। वो end पर पड़ा हाँ, होता है। अगर आप मीट खाएं जाके आप सीधा बारबेक्यू पे टूट पड़े जिसपे ऑयल नहीं है, ठीक, तो उनकी फूड कॉस्ट तो आप उड़ा के रख देंगे। अच्छा, इसलिए आप अगर समोसा से आपका पेट भर जाएगा, आपने पकौड़ों से खा लेना है, आपने अच्छा, उनकी जो फ्राइड चीजें इस तरह की एक गुर की बात देखें, लोगों का फायदा करना चाहिए, दुकानदारों का भी करना चाहिए। दुकानदार भी हमारे अपने ही दोस्त हैं, भाई हैं, ताजिर हैं, लेकिन उसके साथ लोगों का भी करना चाहिए, दोनों का करना चाहिए। मुझे बताएं, अब ये बुफे है, अफ्तार का भी बुफे है, सहर का भी बुफे अब तो बहुत जगहों पे बहुत कामयाबी के साथ चल रहा है। अफ्तार के बुफे पे गए हैं तो मौसम भट्टी साहब माहिराना तरीके से बताइएगा किस तरह खाना शुरू करें। हाँ, अगर आप अफ्तार के बुफे पे गए हैं, आप अफ्तार के बुफे पे गए हैं तो आपने जो शुरू में आपको एक अफ्तारी प्लेटर देंगे, सही, उसमें सारी फ्राइड चीजें होंगी, उसमें समोसा भी रख देंगे, उसमें समोसा भी रखेंगे, उसमें विंग्स रखेंगे, उसमें पकौड़े रखेंगे, उसमें इस तरह की चीजें, फ्रूट चाट रखेंगे। आपने क्या करना है कि आपने उसमें से सिर्फ फ्रूट चाट खानी है, जो तली हुई चीजें हैं वो छोड़ देनी है, सिर्फ फ्रूट चाट खानी है और सादा पानी पीना है। लेमोनेड वगैरह की तरफ भी नहीं जाना क्योंकि वो भी कोई खास चीज नहीं है, ठीक, वो लेमन से नहीं बना हुआ, वो आम पाउडर, जी, पाउडर से बनाया हुआ है, उसमें कोई अफादियत नहीं है, वो सिवाय मिठास के और कुछ नहीं है, वो भी आपका वहां पे वेट ही बढ़ाएगा। आपने सिर्फ फ्रूट चाट लेनी है, उसके बाद इंतजार करना है, 15-20 मिनट का नमाज का वक्फा होगा और फिर डिनर खुलेगा। फिर डिनर पे जाएं, आप मीट आइटमें लें, ठीक है, आप बारबेक्यू लें, मीट से यानी सीधा गोश्त पे चल जाएं। अच्छा, आप उसमें जाएं तो बारबेक्यू पे जाएं। चावल नहीं खाने, चावल एकदम पानी के साथ जाके फूल जाएंगे और आपका पेट फूल जाएगा और आपसे खाया नहीं जाएगा, सही, ठीक। उसमें बिरयानियों पे नहीं जाना, उसमें चाइनीज राइस वगैरह पे नहीं जाना, उस पे फिर जाएं। अगर आके अपने अपने पैसे सही पूरे करने हैं तो फिर सिर्फ बारबेक्यू पे जाएं। देखिए इसमें भी मैं एक चीज ऐड करना इस प्रोग्राम के बाद फूड कॉस्ट आप उड़ा के रख देंगे। इस प्रोग्राम के बाद आपकी एंट्री जो है ना कई रेस्टोरेंट्स में बंद हो सकती है। नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारा मतलब हमारे पास हर चीज़ अल्लाह ताला ने, बेकरीज में भी ऐसे होता है, रेस्टोरेंट में भी ऐसे होता है, पर मैंने एक चीज़ नोट की है कि रंगों वाले मशरूबात को पूरा साल इतनी अहमियत नहीं मिलती जितना उसको रमज़ान में मिलती है। और उसके बाद मीठे में मीठा लोग ऐड करते हैं, उसमें मतलब लेमन ऐड करें, और वही जैसे इन्होंने बात की कि वो लेमन जो है वो लीमू नहीं होता, वो कलरेंट्स हैं, वो एसिडिक एसिड है जो कि आपको डायरेक्टली आपके स्टमक को जाके हिट करता है, आपका स्टमक को, मतलब आपको अक्सर सुना होगा आपने कि ये डिस्कम्फर्ट हो गया, बदहजमी हो गई है, जलन हो गई है, कल का रोज़ा नहीं रखा जा रहा, वीकनेस फील कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे रोज़े गुजर रहे हैं वैसे वैसे बॉडी में एक जो अंसर एलिमेंट आ रहा है, वीकनेस का आ रहा है। और जिस्मानी कुव्वत बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि आपको सहरी अफ्तारी अपने हिसाब से, कि आपको खुद देखिए, पहले आप टेस्ट करवाएं। मतलब मैंने तो बहुत से मेरे जो मतलब थे लोग, मैंने उनको कहा कि आप पहले बिफोर रमज़ान टेस्ट करवाएं, क्योंकि रमज़ान किस किस्म का टेस्ट करवाएं? LFTs करवाएं, लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएं, टोटल ब्लड काउंट करवाएं, आप अपना यूरिया क्रेटिनिन टेस्ट करवाएं, यूरिक एसिड करवाएं, क्योंकि 30 to 40 के बाद, हर 3 महीने बाद टेस्ट करवाने के बाद, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह ताला हमें हमारी जो मतलब हमें रूहानी पहलू से तो स्ट्रॉन्ग करता है,
पर उसके साथ साथ अल्लाह ताला हमें मौका देता है कि हम अपनी जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो मुझे एक बात होता है, ये हम ना तकरीबन रमज़ान में 16 घंटे 15 से 16 घंटे होते हैं, हम कुछ नहीं खाते। डाइट होती है एक तरह से, ना पानी पी रहे हैं ना खाना खा रहे हैं, आपने कहा वीकनेस भी फील होती है, लेकिन कसम से आप 99% लाहौरियों से पूछें, पाकिस्तानियों से पूछें कि रोज़े के बाद, रोज़े 29 हों 30 हों, उसके बाद जब वो वज़न करेंगे तो वज़न बढ़ा हुआ होता है। क्योंकि देखिए सहरी में अनवांटेड ऑयल्स एंड फैट्स में पराठे खाना इज़ नॉट हेल्दी। पूरी दुनिया में एक चीज़ है कि हाई फाइबर फूड खाएं, दलिए, पॉरेजेस, यू हैव मतलब चॉकर ले लें, फिर साबूदाने की खीर होगी। उसके अलावा देखिए हाई फाइबर की तरफ आपने जाना नहीं है, और पराठे आपकी डाइट में वो भी अनवांटेड ऑयल इसलिए खाते हैं जोरिया, मैं बड़ी कॉमन सेंस की बात है, सारा दिन गुजारना है हमने, पराठा खाएंगे तो आगे साइकोलॉजिकल न्यूट्रिशनल फैक्टर है। उसकी वजह ये है हाँ जी कि हम बेसिकली ना भूख से खौफजदा कौम है। अच्छा ये होता है कि पता नहीं ये जो 16-18 घंटे का रोजा होना है ये किस तरह गुजरना है। हालांकि नॉर्मल डेज में हम शायद उतना ना खाएं, लेकिन हमें वो जो गैप है कि हमें किसी ने पाबंदी लगाई हुई है कि आपने नहीं खाना, तो हम उससे डर के ना हम पहले स्टफिंग करते हैं। वो जो हम स्टफिंग करते हैं ना उसमें हम अपना बेड़ा गर्क करते हैं। फिर आप ये देखें कि जो रमज़ान है, रमज़ान तो बेसिकली अल्लाह ताला ने हमारा जो इसके लिए हमारे पे फर्ज किया, उसकी वजह ये थी कि हम 1 महीना हम अपने मैदे को रेस्ट देंगे, उसके अंदर जो फालतू स्टॉक हमने पिछले 11 महीनों से डिपॉजिट किया हुआ है तो वो हम कंज्यूम करेंगे। 8 घंटे काम करता है फिर वो जी, 16 घंटे रेस्ट ही होता है ना? नहीं 16 घंटे। बात यह है कि हमने तो उसको इतनी स्टफिंग कर देनी है, अच्छा इतनी स्टफिंग कर देनी कि वो पूरे 16 घंटे काम करता रहता मैदा। आप अक्सर लोगों से पूछें तो उन्हें रोजे में खट्टी डकारें आती हैं। वो खट्टी डकारें क्यों आती हैं? क्योंकि उन्होंने खाया इतना ज्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से वो जोहर और असर की नमाज पढ़ते हुए जब काफी घंटे गुजर गए होते हैं तो लोग डकारें ले रहे होते हैं, तो उन्होंने इतना ज्यादा स्टफिंग की होती है। रमजान जो है ये फाका कशी का महीना है, ये खाने का महीना नहीं है। हम इसको एज ए खाने का महीना लेते हैं, उसकी वजह से हमारी साइकी से फायदा उठाते हुए ये रेस्टोरेंट माफिया, ये ऑयल माफिया, ये पकौड़ा समोसा माफिया, ये फल फ्रूट माफिया, ये हमारी उस साइकी से फायदा उठाते हुए हमें चीजें कई गुना महंगी फरोख्त करते हैं। बहुत महंगी हो गई रमजान में, महंगी तो होती है, वो डिमांड एंड सप्लाई की बात, डिमांड बढ़ जाती है ना, हमारी डिमांड बढ़ जाती है, हम खौफ आप बड़ा काम करते हैं, बड़े आपने छापे छुपे भी मारे। ये जो ऑयल की बात जवेरिया कर रही थी और कह रही थी कि ऑयल जो है ये बार बार इस्तेमाल होता है और ये कैंसर का मौजब बन जाता है। दुकानें इस वक्त आप किसी भी गली मोहल्ले में चले जाएं, मेरे ख्याल छोटी सी छोटी गली के किनारे पर भी एक छोटा सा एक लगा के खांचा समोसे वाला बैठ गया हुआ है, पकोड़े वाला बैठा हुआ है और वो मसलसल निकाले जा रहा है। ये खाने चाहिए? नहीं खाने। उसकी वजह यह है, आपको मैं उसकी टिप्स बता देता हूं कि आपने पहचान कैसे करनी है कि यहाँ से आपने पकोड़े समोसे लेने हैं और यहाँ से नहीं लेने हैं। ये आपको मैं बड़ी आसान टिप बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो ऑयल है इसको कॉन्टिन्यूसली, अगर उसमें कोई 6 से 8 घंटे फ्राइंग हो गई है तो उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। 6 से 8 घंटे अगर फ्राइंग हो गई है तो उसकी अपनी लाइफ पूरी हो गई है। इसका मतलब हुआ कि एक दिन का जो ऑयल है वो एक ही दिन इस्तेमाल हो, बाज लोग जो है दूसरे दिन भी करते हैं। अब उसमें होता क्या है कि जब मुसलसल उसने फ्राइंग होनी है, उसके अंदर ग़िज़ाइयत खत्म हो जानी है, उसके बॉन्ड्स टूट जाने हैं। अब वो जो ऑयल है उस ऑयल में फ्राइंग से बेहतर है कि आप मोबाइल ऑयल में फ्राई कर लें। राइट। अब उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान क्या है? जो फूड अथॉरिटी जाती है, फूड अथॉरिटी वाले क्या करते हैं कि इनके पास एक मीटर होता है, उसको रेंसिडिटी मीटर कहते हैं। ये उस खोलते हुए तेल में मीटर पकड़ के ऐसे डिप करते हैं और उसके ऊपर रीडिंग आ जाती है कि अगर उसकी रीडिंग 24 आ जाए तो इसका मतलब यह है कि वो ऑयल रेंसिड हो चुका है, कार्सिनोजेनिक हो गया, कैंसरियस हो चुका है, उसको फौरी तौर पर डिस्कार्ड कर देना चाहिए। मेरे पास तो वो मीटर नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ना। अब कई लोगों की रीडिंग 24 की बजाय 40 आती है, ठीक है, 48 आती है और वो यूज कर रहे होते हैं। अब आप और मैं कैसे पहचान सकते हैं? हमें एक तो मेरी वो बहनें जो घर में फ्राइंग करती हैं उनके लिए भी और इन लोगों के लिए भी जो दुकानों पे ये फ्राई कर रहे हैं कि आप कोई भी बड़ा चम्मच ले लें, उसके ऊपर 3 इंच के फासले पे एक निशान लगा दें। अच्छा। स्टील का चम्मच लें, उसको 3 इंच के फासले पे एक निशान लगा दें और उसको ऑयल में ऐसे तिरछा डिप कर दें। सही। 3 इंच, और आप देखें कि उसको जहां निशान है उतना डिप करना है आपने। और अगर
उतना डिप करने के बाद आपको ये टिप उस ऑयल में नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ऑयल अभी ठीक है, काबिल इस्तेमाल है, आप काबिल इस्तेमाल है। अगर उसकी टिप गुम हो गई है उसकी कालक में, तो वो ऑयल डिस्कार्ड कर देना चाहिए। एक निशानी। दूसरी निशानी, क्योंकि आप ऑयल, आप जब पकौड़े और समोसे लेने के लिए जाते हैं तो वहां पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप ये डिप करें, करने भी नहीं पड़ेगा। तो वो ये है कि वहां से ऑयल में से धुआं निकल रहा है। अगर उस कढ़ाई में से, एक तो आग का धुआं है ना, एक उस ऑयल के फ्यूम्स है, अगर उस ऑयल में से फ्यूम्स निकल रहे हैं और ऊपर सारी ग्रीस जमी हुई है, तो खुदारा उससे समोसे और पकौड़े ना लें, क्योंकि उसका ऑयल अपनी लिमिट पूरी कर चुका हुआ है। वो धुआं जब मारने लगता है तो वो कार्सिनोजेनिक हो चुका हुआ होता है। ये लोग क्या करते हैं कि उस ऑयल में उसका लेवल कम होता है तो उसमें और ऑयल डाल देते हैं, उसको जाया नहीं करते हैं, तो वो नए को भी खराब कर देते हैं। थोड़ा डाल के जो है पहले वाले को भी काबिल इस्तेमाल बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो ये करते बड़ा खतरनाक है। दूसरा ये है कि ये लोग ज्यादातर घी इस्तेमाल करते हैं, जबकि घी जो है हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। घी टेस्ट अच्छा देता है ना, असल टेस्ट अच्छा जरूर देता है। हमारा यहाँ पे 98% घी जो है ये सोप ग्रेडेड पाम ऑयल से बन रहा है, ठीक है। बहुत कम ऑयल है, बहुत कम लोग हैं जो अच्छे ऑयल से बनाते हैं। ज्यादातर लोग पाम ऑयल यूज करते हैं और पाम ऑयल भी घटिया वाला यूज करते हैं, उससे घी बना रहे हैं। आइसक्रीम जो कुल्फे आप अक्सर औकात लोग बड़े शौक से वो मैरिजेस में या दावतों पे या जिस जगहों पे खा रहे होते हैं, वो भी उसको बहुत एमल्सिफाइड और मतलब पाम ऑयल को बीट किया जाता है, उसमें कलर्स और फ्लेवर्स डाले जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जो घी है, जो दूध है, दूध के अंदर कुदरती तौर पे क्रीम है, जो चिकनाहट है दूध के लिए, मिल्क फैट है, जो अल्लाह ताला ने दूध में डाली, जिसपे आपने और मैंने हमने बहुत प्रोग्राम किए हुए हैं। जी हाँ, ठीक है, हमने बड़ी कंपनियों को भी रगड़ा हुआ है। तो वो क्रीम अगर निकाल ली जाए और चिकनाहट पूरी करने के लिए उसमें वेजिटेबल फैट ऐड कर दी जाए, जिससे बनास्पति घी बनता है, तो वो ये वो वाली बात कर रही है जवेरिया, वो इसमें डाल के तो उसको बनाया जाता है। सही। तो अच्छा चले, ये तो हो गया, यानी कि हमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। जो ऑयल है, बाहर से जब हम चीज़ें लेने जा रहे हैं तो उसको चेक कर लें कि ऑयल किस किस्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये घी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसका जायका बेहतर होता है, और घी का जायका बेहतर होने का उससे ना पकौड़े और समोसे क्रिस्पी बनते हैं। आप घर पे कुकिंग ऑयल से पराठा बनाएं, वो नहीं अच्छा बनेगा, घी से बनाएंगे बड़ा क्रिस्पी बनेगा। ये लोग अपने समोसों में क्रिस्प लाने के लिए घी डालते हैं। चल रहे हैं वो बड़े मशहूर हो रहे हैं, और कहते हैं कि मैदा होता है सारे का सारा। मैं मार्केट में देख रहा हूँ, उसमें फाइबर नहीं है, उसमें गंदम का छिलका तो है ही नहीं, उसमें तो मैदा है। मैदे से पराठे वो बड़े क्रिस्पी बनते हैं, मैदे के पराठे जो हैं वो जो लेयरदार बनाते हैं और वो बड़े मजेदार बनते हैं, और वो सारे के सारे जो होते हैं मैदा। अच्छा, मुझे ज्वेरी ये बताइएगा कि अगर हम सहरी के वक्त जो है चाय पिएं, और इसलिए पिएं कि हमें आदत है और सारा दिन हमने पीनी नहीं है, वो कैसा है? और अगर हम अफ्तार के वक्त पेप्सी का इस्तेमाल करें, 7 अप का इस्तेमाल करें, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल। मैं एक चीज़ मेंशन करती जाऊँ कि वो लोग जिनको मैदे का मसला है, या फिर उनका जिगर ख़राब है, या फिर उनको किडनी डिसऑर्डर है यानी गुर्दों का मसला है, उनके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हाईली कैफिनेटेड बेवरेजेस जिसमें चाय और कॉफ़ी और ब्लैक कॉफ़ी, ये तमाम चीज़ें आती हैं, इसका सहरी हो या अफ्तारी उनको परहेज़ करना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे आपकी सेहत है वहाँ पे आप डाइट को अपनी उस हिसाब से डाइट लें, क्योंकि पाकिस्तान में क्योंकि न्यूट्रिशनल अवेयरनेस की ऑलरेडी कमी है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि कितना फूड हम लोग के सामने पड़ा हुआ है, पर उनको ये नहीं पता होता इनमें से फूड चूज़ कौन सा करना है। फूड सिलेक्शन पुअर होने की वजह, मतलब एक तो ये भी हो सकता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको एक्सेसिबल नहीं है, आपके एरिया में नहीं है, पर थर्ड फॉरमोस्ट है कि आपके इल्म में नहीं कि आइदर कि आपके लिए हेल्थ बेनिफिट है कि नहीं है। अब एक इंसान है, उसका मैदा नहीं ठीक, या वो चाय का बेतहाशा पहले ही इस्तेमाल करता है और रमज़ान में वो 1 कप चाय ज़रूर पिए, क्योंकि चाय आप टैनिन होता है और आपकी बॉडी में एसिडिटी क्रिएट करती है। तो आपको चाहिए कि कच्ची लस्सी का, संदल का पानी, पुदीने का पानी, आप डिफरेंट पानी अफ्तार से सहूर तक, क्योंकि आपके पास खाने का जो पीरियड है या जो पानी पीना है, क्योंकि नंबर 1 तो मतलब मुझे लगता है ये मतलब मैंने इसे पर्सनली भी देखा हुआ है कि आप हेल्दी तरीके से रोज़े रखते हैं जब आप खाना सोच समझ के इंटेलिजेंटली खाते हैं। इट्स नॉट लाइक टू से दैट खाना बंद कर दें, खाना सोच समझ के खाएं, जितना मर्जी खाएं, पर हेल्दी फूड्स लें। नंबर 1 जैसे लोबिया हो गया, कॉर्न्स, बीन्स, ऑलिव्स, मतलब जैतून का इस्तेमाल करें, खजूर का करें, वो चीज़ें जिनका कुरान पाक में जिक्र है। अनार हो गया और रोमान जिसको कहते हैं। अच्छा, ये वो सारे फूड्स हैं आप ब्रेकफास्ट में यानी सहूर प्लस ब्रेकफास्ट में आप ले रहे हैं, या उसके अलावा हाई फाइबर फूड्स आप अफ्तारी में ले रहे हैं। तो आप ये देखिए कि नंबर 1 आपने अपनी बॉडी को सेट करना है। आपने क्योंकि पाकिस्तान में मतलब आप किसी
किसी भी हॉस्पिटल जाएं तो यू गेट शॉक्ड कि यार इतने यहाँ पर ये जो मतलब कितनी हार्ट सर्जरीज हो चुकी हैं, कितने आई पेशेंट्स हैं, कितने लिवर पेशेंट्स हैं, कितने लोगों को हेपेटाइटिस हुआ है। तो यू केम टू नो कि 80 to 90% बीमारियाँ खुराक के गलत या सही इस्तेमाल से हैं और खुराक की बेरबतगियों की वजह से। और यहाँ पे एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगी, वो एरियाज़ जैसे कि अंदरून लाहौर है, ओवर पॉपुलेटेड है, वाटर बॉल इलनेस बहुत ज़्यादा है, स्टमक के प्रॉब्लम्स हैं, लिवर बहुत लोगों के ख़राब हैं। उसके अलावा जो पानी के थ्रू ट्रैवल होकर आपकी बॉडी में एक बैक्टीरिया आ रहा है और उसके बाद आपको मेडिसिन, डॉक्टर्स, रिपोर्ट, सब चीज़ों के बाद भी वो सेटल डाउन नहीं हो रहा, मीन टू से दैट आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और मुझे लगता है कि रमज़ान में ये फूड का जो सारा हंगर अटैक्स है, फूड्स है, ये सेम उससे इंटरलिंक्ड करता है जिसको हम कीटो डाइट बोलते हैं। सही सही, इसको ना बड़ा सोच समझ के आपने जो भी खाना है बस खाना सामने देख के उसको बट्टों की तरह जो है बिल्कुल भूल नहीं जाना कि आपको ये बीमारी भी है, कि आपको डायबिटीज है और आप वहाँ पर जो है, मतलब मैंने अक्सर लोगों को देखा वो अपनी, क्योंकि आप बाकी चीजें जो बता रही हैं मैं इस पे मजीद बात करूंगा, आपको मुझे एक ब्रेक पर जाना है। लेकिन आप जो सारी चीजें आप बता रही हैं, अनार बता रही हैं, जैतून बता रही हैं, आप यकीनी तौर पे इसमें और इस किस्म की चीजें नहीं, बड़ी महंगी चीजें हैं। जवेरिया जो कुछ बता रही है, कोई सस्ती चीजें नहीं आती, कोई सस्ती चीजें। फिर क्या करना चाहिए? अफ्तार जो है, सेब आए हुए हैं, सेब भी वैसे आजकल कोई इतने सस्ते तो नहीं है, 200-250-300 रुपए किलो तो मिल ही रहे हैं। क्या किया जाए? कुछ खरबूजे से कर ली जाए, तरबूज से कर ली जाए? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम रोज़े के हवाले से, सेहत के हवाले से, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जवेरिया हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, मोहसिन भट्टी साहब भी मौजूद हैं। जवेरिया, अब काफ़ी चीज़ों का नाम ले रही थी, उनमें आप कह रही थी कि जैतून इस्तेमाल कर लिए चाहें, बिल्कुल, और अनार ले लें। अनार भी अनार बहुत ज़बरदस्त है। अनार तो देखें खून साफ करता है, इवन अनार दाना बहुत अच्छा है रंगत के लिए। और जो लोग, क्योंकि आप देखें रोज़ा जहाँ पे रूहानियत का नाम है ना, वहाँ पे ही हेल्थ गोल्स अचीव करने का नाम भी है। जैसे कि टॉक्सिन्स बॉडी में से रिमूव होते हैं, यानी जहरीले मवाद जो है वो रिमूव होते हैं, पर उसी तरह वो अपनी बॉडी को बहुत बैक और बहुत ज़्यादा जैसा लाहौरिये खाते हैं उससे तो कुछ नहीं। लाहौरिये तो फिर आपको पता है वो तो जब तक मेरे ख्याल से 4-5 बहुत तली हुई चीजें ना खा ले तो उनका वो अफ्तारी कंप्लीट नहीं होती। मैंने देखा घरों में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं कि अफ्तारी पे आज सिर्फ 1-2 चीजें। मैं आपको अपने घर के बताता हूँ कि पूरे साल हम कभी सोचते भी नहीं कि हमारे घर में पकोड़े बनेंगे, हम सोचते भी नहीं। और अफ्तार जब शुरू होती है, रोजे शुरू होते हैं, तो किसी अफ्तार पे सोचा भी नहीं जाता कि पकौड़े ना बनाए जाएं। ये एक अजीबोगरीब एक जो है, जो हमारे सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं ना, खुला तजाद। अच्छा करें क्या मोहसिन भट्टी साहब, इसमें करें क्या? इसमें ये है कि देखें, 2-3 चीजें आपको और बताऊं कि चूंकि प्यास लगी होती है, गर्मी का मौसम है, और प्यास में हम, जैसे अभी आपने बात की कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह की, कोशिश करें कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बिल्कुल यूज ना करें। ठीक, ये आपके जिस्म में से जो कैल्शियम, मैंने 1-2 कंपनियों के नाम ले लिए थे, आप बड़े सियाने हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, सोडा ड्रिंक्स जो हैं, ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ये हमारे जिस्म के अंदर मौजूद जो कैल्शियम है उसको खा जाएंगे, उसको कंज्यूम कर जाएंगे। इसलिए रोजे में तो बिल्कुल सोडा वाटर वगैरह बनाते हैं, सोडा वाटर बना लें या दूध सोडा बना लें, उसमें ये दूध के भी कैल्शियम खा जाएंगे। आपके हड्डियों के अंदर मौजूद जो पहले से कैल्शियम है, क्योंकि कैल्शियम से बनती है, वो कैल्शियम भी ये कार्बोनिक एसिड खींच लेगा। तो इसलिए खुदारा रोजे में तो बिल्कुल इससे परहेज करें। आगे पीछे फिर आपकी चले को डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, रोजे में पहली कमी होती है। दूसरी बात, वो असर ज्यादा करेंगे, आपका मैदा खाली होता है, आप जब उसके ऊपर इस तरह की कोई ड्रिंक लेंगे तो वो हमारी अंदर पीएच लेवल बढ़ जाता है, हमारा पीएच लेवल बढ़ जाता है, एसिडिटी भी इससे बढ़ती है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग क्या करते हैं कि, और बच्चों को तो खासतौर पे नहीं देनी चाहिए। जी, बच्चों को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। बच्चे जो रोजे रखते हैं वो तो कहते हैं कि आपने पीना ही सोडा है। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, बल्कि मैंने अक्सर देखा पेरेंट्स से नाराज हो जाते हैं कि आप हमें वो पीने क्यों नहीं दे रहे। और ये है कि हम लोग इश्तिहारबाजी से इम्प्रेस होते हैं और ड्रिंक्स हम लेके आते हैं। हम ऐसे जूस लेके आते हैं जो कि जूस नहीं होते हैं, उनके ऊपर ड्रिंक्स लिखा होता है। अगर ड्रिंक्स लिखा हुआ है, जूस और ड्रिंक्स में फर्क है। जी, यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहती हूँ कि एनर्जी ड्रिंक्स में कोई एनर्जी नहीं होती। लिखा होता है ना, दिस इज द एनर्जी ड्रिंक, बट कोई एनर्जी, क्योंकि एक दो दफा पिए हैं, मुझे तो बड़ी एनर्जी फील हुई, मुझे आंखें खुल जाती हैं। इट्स सॉल्टी कलर, फ्लेवर, शुगर, आंखें खुल जाती हैं, बंदे का दिल करता है। वो आपको बताता हूँ वो क्यों खुलती है। ठीक है जी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो ड्रिंक्स है, ड्रिंक्स में और जूस में फर्क है। अच्छा, जूस में आपको फलों की पल्प फिर मिल जाएगी,
सही। लेकिन कुदरती जूस जो आपने अपने घर पे अपने सामने बनाया है, उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। डब्बे का जूस भी नहीं डब्बे का जूस भी नहीं है। लेकिन अगर आप लेके आते हैं जूस, तो फिर जूस पे चले जाएं, प्योर जूस पे चले जाएं, नेक्टर पे चले जाएं, ड्रिंक्स पे ना जाएं। ड्रिंक्स में क्या होगा कि ड्रिंक्स आपको वो वाला फ्लेवर है, उसमें उसका वो फ्लेवर है, उसमें पल्प नहीं है, वो एक शरबत है उस फ्लेवर का। इसलिए उससे अगर आप ये समझते हैं कि आपको वो फलों की तासीर मिल गई है, तो वो नहीं मिलती है। फिर आपको बहुत सारे ऐसे पैकेट मिलते हैं जो पाउडर जूस है, जो बड़े बड़े अच्छे ब्रांड्स के भी हैं, बड़े बड़े खूबसूरत ब्रांड के हैं, और उसके अंदर घोलते हैं, तो उसमें घोलते हैं, उसमें उस फल की कोई शय नहीं है सिवाय उसके फ्लेवर के। और फ्लेवर भी सिंथेटिक फ्लेवर है, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, उस फलों से नहीं कशीद किए हुए हैं। तो इसलिए आप ऐसी चीज पे जाएं जो नेचुरल है, जिसमें उस फलों की तासीर है, ताकि अगर आपको कोई विटामिन मिल रहे हैं, कोई उसमें कोई अफादियत होनी है, तो उस फल से मिलनी है जो अल्लाह ताला ने उसमें डाली है। कहा कि आपके कैल्शियम तो ना खा जाए ना, वो सारे के सारे कार्बोनेटेड। यहाँ पे मैं जिक्र करना चाह रही हूँ, जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें फलों में फालसे का एक बहुत जबरदस्त फालसे का जूस पी सकते हैं, पर उनको भी बहुत ज्यादा तेज नमक और चीनी डाल के मत इस्तेमाल करें। आइदर के अक्सर औकात खवातीन को मैंने देखा है कि वो एक ऑलरेडी मीठा मशरूब होता है, उसमें और चीनी और चीजें डाल के, या बहुत तेज नमक, लाल शरबतों में चीनी जो तेज, मैं आपको बताती जाऊं, जो तेज नमक है वो आपकी ब्रेन एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है, नंबर 1। दूसरा, जो तेज चीनी है वो आपको, मतलब देखिए यहाँ पे ये बात नहीं करी कि आप कच्ची लस्सी लें, मीठी या नमकीन। लस्सी के बहुत बेनिफिट्स हैं और अपनी जगह पे हैं, जो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, निज़ाम हाज़मा बेहतर करता है, या आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, आपको इम्यूनोग्लोबिन बढ़ाता है, और हंगर हार्मोन को स्प्रेस करता है। यानी कि मतलब वो ग़िज़ाएँ जिसकी बात की जाए कि आपको बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगेगी, तो उसमें हमारे पास नंबर 1 एलिमेंट्स आ जाते हैं। 12 बादाम आप ले लें, तकरीबन 2 खजूरें ले लें, आप एक बाउल लें, मैं आपको सहूर बता रही हूँ, उसमें आप जो है आप कोई ना कोई पॉरेज लें, उसमें हैंडफुल ऑफ नट्स ऐड करें। अगर आपको लगता है कि मुझे इन नट्स से कोई बॉडी में गर्मी होगी, तो आप सिर्फ बादाम ऐड कर लें भीगे हुए, क्योंकि वो उसकी तासीर आप सरदाई पिए, सरदाई। हाँ जी बिल्कुल, वो भी अच्छी है, वो नेचुरल चीज है, उस पे चल जाए। मुझे एक बात बताएं, ये सारी चीजों के बाद मेरा दिल कर रहा है कि घर में जो अफ्तार हो ना, वो सेब पड़े हुए हों और तरबूज पड़ा हुआ हो और खरबूजा पड़ा हुआ हो। ठीक है जी, ठीक है, उसके थोड़ी सी एहतियात के साथ रख लें। अच्छा, हाँ, इस पर भी एहतियात, उस पर थोड़ी सी एहतियात कर लें। उस पर एहतियात ये कर लें कि हमारे पास जो सेब है ना, सेब की क्रॉप आती है अगस्त सितंबर में हमारे पास पाकिस्तान में, हमारा जो शुमाली इलाका जात से सेब आता है। अब वो सेब कोल्ड स्टोर में रखा गया, पहले 2 महीने तो फ्रेश आ गया, उसके बाद बाकी फिर वो कोल्ड स्टोर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आजकल जो सेब आएगा, जो हमारा येलो कलर का गोल्डन सेब हमारा जो आम मिलता है, सही, वो कोल्ड स्टोर का आ रहा है और उसमें कोई रस नहीं है, और वो मोस्टली गला हुआ आता है, क्योंकि कोल्ड स्टोर भी हमारे उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है। तो यहाँ पे जो अमीर तबका है या जो अफोर्ड कर सकता है, वो क्या करता है, वो इम्पोर्टेड सेब लेता है, जो चाइना से आ रहा है, जो न्यूजीलैंड से आ रहा है, जो मुख्तलिफ और ममालिक से आ रहा है। अब वो जो इम्पोर्टेड सेब है, उसको वैक्स की कोटिंग हुई हुई है। अच्छा, अब वैक्स की कोटिंग क्यों की जाती है? उसको जरा चमक नहीं सर, नहीं, हाँ, उस सेब के अंदर मसाम होते हैं, वो वैक्स की कोटिंग से जब उसके मसाम बंद कर देंगे, उसके अंदर ऑक्सीडेशन का अमल रुक जाएगा, उसका गलने सड़ने का या डिके का अमल रुक जाएगा, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, इसलिए वैक्स की कोटिंग की जाती है। ये तो आप इंपोर्टेड की बात कर रहे हैं। इंपोर्टेड की। अब वो जो वैक्स है और जिन ममालिक से आ रही है, वहां पे तो हराम हलाल का कोई ऐसा रौला ही नहीं है। वो किस चीज आपको क्या पता, हमारे पास तो यहाँ पे हमारी लेबोरेटरियां तो यहाँ चेक करने के लिए अहलियत ही नहीं रखती। सही है, हमारा तो कोई ऐसा क्वारंटाइन डिपार्टमेंट नहीं है। तो इसलिए मुझे सेब मिल रहा है, धर्मपुर से मिल रहा है, गड़ी शाह से मिल रहा है, इचरे से मिल रहा है, रेडियो पे, वो ठीक है। नहीं, आपने वो जो आजकल हमारा जो सेब है ना, हाँ, उसमें जो रेड कलर वाला सेब है हमारा लोकल नहीं है, वो सही, ज्यादातर हमारा इंपोर्टेड आ रहा है। वो दुकानदार भी बताएगा, महंगा भी इसी वजह से है। वो दुकानदार भी आपको बता देगा। आप उसको क्या करें, छुरी पकड़े और सेब को छिलका नहीं उतारना, उसको ऊपर खुरचे, तो आप देखें इतनी इतनी मोटी तय ऊपर वैक्स की उतरेगी।
अब वो वैक्स एडिबल भी है या नहीं है? मौसी साहब सेब निकाल दें, खरबूजे से हाँ, खरबूजा जब आप लें तो खरबूजे के लिए खुदारा आप ये शर्त आयद ना करें कि नहीं मैनू मिठा ही चाहिए। तो खरबूजा तो किस्मत वाले का ही मिठा निकलता है वैसे। नहीं आप नहीं, जब आप शर्तिया मीठे की डिमांड करते हैं तो वो आपको इंजेक्शन लगा के मीठा करके देता है। इंजेक्शन किस चीज का? इंजेक्शन स्क्रीन का, जिसे आर्टिफिशियल स्वीटनर कहते हैं, और इसका एक मैलूल बना के रखा जाता है। और सिरिंज नई जाके को स्टेरिलाइज सिरिंज कोई नहीं वो खरीद के लाते, वो किसी क्लिनिक से किसी क्लिनिक के बाहर किसी अताई के बाहर से पड़ी हुई सिरिंज उठा के लाएंगे। और गरीब आदमी है बेचारा रेडी वाला, सर उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि आपके पास अभी खबरें आई हैं कि लाड़काने में 100 के करीब 100-150 के करीब एड्स के मरीज हो गए, तुर्बत में हो गए हैं। अब वो किस वजह से? डॉक्टर ने किया ना लाड़काने में, तो जो कुछ हुआ इस्तेमाल शुदा सिरिंजों की वजह से हुआ है। सही। अब वो जो इस्तेमाल शुदा सिरिंजें हैं, हमें नहीं पता कि उसमें हेपेटाइटिस वाली है, उसमें खुदा ना खास्ता एड्स वाली है, उसमें टाइफाइड वाली, कौन सी सिरिंज है? भट्टी साहब ये मेरे जुड़े हाथ देखें, इसका मतलब खरबूजा खाने से भी एड्स हेपेटाइटिस हो सकता है। हो सकता है। नहीं, आप उसमें एहतियात ये करें ना, आप उसमें उसकी निशानी आपको बताता हूँ कि जब आप खरबूजा काटेंगे तो कई बार आप खरबूजा खाते हैं तो वो एक साइड से मीठा होता है और एक साइड से फीका होता है। वजह क्या होती है? वो एक तरफ इंजेक्शन लगा हुआ होता है। हाँ, इंजेक्शन की मिठास अभी सारे में नहीं पहुंची होती कि आप लेने पहुंच गए हैं, ठीक है? तो इस वजह से वहां तक वो आपने ले लिया। फिर जिसको इंजेक्शन लगाएंगे, जिस साइड पे डंडी है ना, उस साइड से इंजेक्शन लगाया जाता है। और वहां पे आप अगर थोड़े वहां पे कोई एक दिन पड़ा रह गया, उस साइड से गलना शुरू हो जाएगा। आप खरबूजा लेते हैं, एक साइड से ठीक होता है, दूसरी साइड से गला हुआ होता है। तरबूज से कर लूं, उसकी इजाजत है? नहीं, तरबूज से कर लें, तरबूज से कर लें। और तरबूज लेकिन कटा हुआ ना लें। तरबूज बेहतरीन चीज है, आजकल सीजन में इतना अच्छा तरबूज आया है, उस पे चल जाएंगे। उसमें तो रंग नहीं भरा जाता, उसमें रंग नहीं भरा जाता। अच्छा। सिर्फ ये है कि वो लोग क्या करते हैं कि आपने रात के टाइम लिया तो उन्होंने रेड कलर की लाइट लगाई हुई है, जहाँ पे सफेद को जरा ज्यादा लाल करके बेच देंगे, या दिन में लिया तो ऊपर लाल कपड़े की तरपाल डाली हुई है ताकि वो कटा हुआ जो रेड नजर आए। तरबूज में रंग नहीं भरा जाता, रंग नहीं भरा जाता। कोशिश करेंगे लेकिन बड़ा तरबूज ले, ताकि छोटे तरबूज और बड़े तरबूज में नंबर ऑफ सीड एक जितने ही होने हैं। अच्छा। बड़ा तरबूज लेंगे तो वो उसमें सीड फैल जाएंगे, आपको ज्यादा बेहतर टेस्ट में मिल जाएगा जी। तो आजकल तो वैसे सीजन भी है, तरबूज आया भी हुआ है। तो नाज़रीन, इसका अभी तक का कंक्लूजन तो यह है, तरबूज अभी तक का कंक्लूजन। लेकिन ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं रोज़े के हवाले से, सेहत के हवाले से, सहर कैसे करनी चाहिए, अफ्तार कैसे करनी चाहिए, और हमें अपनी आदतें तब्दील करनी होंगी। अगर हम अपनी आदतें तब्दील नहीं करेंगे तो हमारे घरों के बाहर, हमारे गली मोहल्लों में जो सारे स्टॉल लगे हुए हैं, जिस किस्म की चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं, जो कुछ है वो भी चेंज नहीं होगा। अगर हमने चेंज करना है तो पहले अपने आप को तब्दील करेंगे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो हदीस मिलती हैं वो ये है कि रसूल पाक जो सहर करते थे उसमें भी खजूर का इस्तेमाल था, अफ्तार में भी खजूर का इस्तेमाल था, और फिर ब्रेक थी अंदर, एक थोड़ी देर इंतज़ार किया जाता था, और वो नमाज मगरिब का है। और वैसे भी मैं ज़ाती तौर पर, मेरे साथ फूड के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि रमज़ान में अगर अफ्तार के बाद नमाज तरावी एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज भी आपको दे देती है। अगर आप नमाज तरावी अदा करते हैं तो आपने जो कुछ खाया पिया हुआ होता है, और अगर आपने बहुत ज़्यादा भी खा लिया है तो वो काफ़ी आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो खा पी के आप बिस्तर में चले जाते हैं, ये बड़ा गलत है। उसमें थोड़ी सी ना, चूँकि ये जो हमें जिस तरह का हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे लिए तो सहरी के बाद भी तरावी होनी चाहिए। सही कह रहे हैं आप। सही बात, फिजिकल एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। हम सहरी हमने इतनी दबा के करनी है, वो भी डाइजेस्ट हो जाएगी। अभी देख रहे थे यहीं इंटरनेट पर एक इश्तिहार देखा जा रहा था, एक बड़े मशहूर होटल का इश्तिहार था। उन्होंने सहरी की जो अपना टाइमिंग दी हुई थी वो गालबन कोई 11 साढ़े 11 बजे से लेकर टिल सहर उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा जी आप आएँ और आप खाएँ, और बच्चे कह रहे थे कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ये चलना चाहिए, यहाँ पर खाना चाहिए। तो हमारी सोच जो है इसी किस्म का हो जाती है। लेकिन एक बात जो है मुझे बताइएगा,
ये रमज़ान में हम सबको गुस्सा क्यों ज़्यादा आता है? देखिए, एक तो मतलब सुन्नत नबविया के पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि दरगुजर से काम लेना चाहिए क्योंकि, और दूसरी बात है शॉर्ट टेम्पर लोग दो वजूहात से होते हैं, या तो उनको कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी मैं ये नहीं कह रही कि रमज़ान मुबारक है वैसे भी, और ऑन द अदर साइड जब आपको मतलब फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा फूड केमिस्ट्री बताऊँ कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या प्रोटीन्स लिए तो वो आपके जब आप उसको कंज्यूम करते हैं डाइजेशन होती है। अब पहली बात है खाना चबा के खाएं, खाना आराम से खाएं, खाने को प्रॉपर वक्त दें। कई लोग देखें सहरी करना भी सुन्नत है और इफ्तारी करना भी सुन्नत, कई लोग सहरी छोड़ देते हैं, वो रात का एक दफ़ा खाना खा के सो जाते हैं, इतना खा लेते हैं कि उसके बाद मतलब उसके बाद उठते नहीं, और ये बड़ा ज़रूरी है कि आप सहरी करें, दुआ करें और नमाज पढ़ें। मतलब मैंने बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस देखी है ये वाली जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जबकि ये हमारे मज़हब में और उसमें तो है ही नहीं, उनके सहरी करने का सवाब है। उसके साथ साथ अभी आपने पूछा था क्वेश्चन, गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, गुस्से का ये भी है, शॉर्ट टेम्परनेस का दरगुजर से काम नहीं लेते, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको केमिस्ट्री बता रही थी, आपका जो फूड आप लेते हैं वो शुगर्स में लेते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं। ग्लूकोज 3 to 4 आवर्स के बाद प्रोटीन्स में मतलब बर्न आउट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं कीटोजेनेसिस, और वही कीटो डाइट के लिए होता है, जिसको कहते हैं हंगर अटैक्स एंड स्टारवेशन, यानी थोड़ा सा भूखे रहने का अमल, जिसकी वजह से आपकी कैलोरीज बर्न आउट होती हैं और आपकी बॉडी मतलब कहीं ना कहीं आपके जो अनवांटेड फैट्स हैं वो खारिज हो रहे होते हैं। अच्छा, वो ऐसे अल्लाह ताला की एक स्ट्रेटजी है, जैसे आपने आजकल जैसे हम लोग के अगर उसमें ओवरऑल देखें तो 4 से 5 बजे के करीब आपको बड़ी डिजीनेस यानी गनूदगी, और उसके बाद बिल्कुल आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स और आपकी बॉडी में मिनरल लॉस होने लगता है। उस टाइम वो लोग जो कि मोटापे के मर्ज का शिकार है, उनका वेट कम होना शुरू होता है। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको 3 से 4 तो घंटे दे दिए कि आपका मसल रिबिल्डिंग स्टार्ट होगी, रिवाइटलाइज हो रहा है, पर उसके साथ ही साथ जैसे आप उस इवन के कुछ लोग मैंने देखे हैं वो पूरा दिन ये सोचते हैं कि इफ्तारी में हम किस तरह का तला हुआ खाना खाएंगे। हाँ बिल्कुल, उनके सारी तवज्जो ही इस तरफ होती है। अच्छा, मैंने एक चीज़ ये भी पढ़ी थी कि छोटी मोटी एक्सरसाइज भी है, वो भी हेल्पफुल होती है। ये ऐसी बात नहीं है कि बंदा कहता है कि मैंने चूंकि रोज़ा रखा हुआ है, अब मैंने खाना कुछ नहीं है तो अब मुझे हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी आपको, बल्कि मैंने तो रेस कोर्स में देखा अफ्तार से पहले लोग वॉक करते हैं और मेरे ख्याल है वो जितनी तेजी बड़ी इफेक्टिव होती है। हाँ, और दूसरा जो आपने गुस्से की बात की है ना नजम भाई, उसमें ना आप ज़रा ना लोगों के रवैयों को ज़रा ज़हन में लाएं। आपको मैं 2-3 बातें बताता हूँ जो आम अमूमी रवैये हैं हमारे। उस शख्स को गुस्सा चढ़ेगा जो सिगरेट पीता है और अब रोज़े में वो पिछले 16-18 घंटे से सिगरेट नहीं पी रहा, उसे बेचैनी हो रही है, उसका बस नहीं चल रहा, उसको बड़ा गुस्सा चढ़ेगा। जो चाय का शौकीन है, जिसने हर घंटे बाद उसने 2 कप चाय पीनी है, तो उसे अब उसकी जिस्म की तलब पूरी नहीं हो रही है, उसे भी गुस्सा चढ़ेगा। ठीक है, फिर वो अमीर आदमी जिसने अपने हर 3-3, 4-4 घंटे के बाद कोई फैंसी सा मील लेना है, उसको भी रोज़ों पे गुस्सा चढ़ता है। और वो गरीब आदमी जो अपने बच्चों की ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर पा रहा, जो इसके पहुंच से चीज़ें बाहर हुई हैं, और उसको भी ज़ाहिर है गुस्सा चढ़ेगा। तो यहाँ पे और फिर ऊपर से गर्मी भी, तो ये कुछ अवामिल है जिसकी वजह से इसमें गुस्सा जो है ना हमारा बर्दाश्त जो है, बर्दाश्त को बढ़ाना चाहिए। और इसमें अगर इसके प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं, मतलब अगर मैं रमज़ान का बेहतर इस्तेमाल करने के हवाले से लाहौरियों को कोई मैसेज आप देना चाहें तो क्या देंगे? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि खाने पीने की अगर हम बात करें ना, मैं खुद क्या करता हूँ, मैंने तरबूज ठंडा करके रखता हूँ। सही, वो कटा हुआ तरबूज बड़ा अच्छा ठंडा हुआ मैंने अफ्तारी में सिर्फ तरबूज खाना है। आप तो उसके बीज भी कुछ इस तरह अलग करते हैं, जैसे बंगाली मछली के कांटे मुंह में वो बड़ा आसान है, वो बड़ा आसान है। वो क्या तरीका है? वो उसका तरीका ये है कि आप तरबूज जो है ना बड़े वाला लें, छोटा तरबूज ना लें, क्योंकि नंबर ऑफ सीड दोनों तरबूजों में एक जितने ही है। ठीक हो गया। जितना फैलाव ज्यादा होगा ना, बीज दूर दूर हो जाएंगे। उसके बाद तरबूज को लंबा साइड से काटें। अच्छा। तो आप देखें कि तरबूज पे ना अल्लाह ताला ने ना हर काम में बड़ा सलीका है, अल्लाह ताला के हर काम में ना बड़ी खूबसूरती नजर आती है। तरबूजों के बीज एक पैटर्न में होंगे, आप जहां जहां बीजों की लाइन है ना, उस लाइन पे आप छुरी से काटते जाएं, तो बीज एक साइड पे होंगे और झड़ जाएंगे। सीड फ्री मिल जाएगा आपको। 80% तरबूज जो है वो सीड फ्री हो जाएगा, सीडलेस हो जाएगा। तो वो तरबूज जो है काट के आपने रखा हो, मैंने अफ्तारी में सिर्फ तरबूज खाना होता है, और उसके 1 घंटे के बाद मैं थोड़ी सी दही फुल्कियां खाता हूँ और
रात को सहरी से थोड़ी देर पहले पपीता, ये 3 चीजें हैं मेरी रूटीन में, मैं और कुछ नहीं खाता जी। जवरिया, आप क्या करती हैं? मैं हेल्दी, मतलब मुझे तो एक पानी की तलब बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने अक्सर औकात देखा होगा कि पानी की किल्लत की वजह से होंठ ड्राई हो जाते हैं, सांस बिल्कुल आपका खुश्क होता है, तो मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मेरे लिए यहाँ अहम होता है। और ब्रेकफास्ट प्लस सहूर में मैं हैंडफुल ऑफ नट्स, तकरीबन 1 दही का बाउल लेती हूँ, उसमें कुछ फ्रूट्स ऐड करती हूँ, बनाना मुझे पसंद है, या फिर उसके अलावा सेब या कुछ भी ऐसी कोई भी हेल्दी फूड जो कि अवेलेबल होता है वो मैं ऐड कर लेती हूँ। नट्स की बहुत शौकीन हूँ, इधर गर्मियों और सर्दियों, पर उसके बाद मैं लस्सी पीती ज़रूर, नमकीन लस्सी ज़रूर पीती हूँ। पर ये है कि डिफरेंट संदल का शरबत, फालसे का शरबत, पॉमग्रेनेट जूस, जूसेस का फिर मतलब मैं सहूर में भी इस्तेमाल करती हूँ और अफ्तारी में भी इस्तेमाल करती हूँ। पर एक चीज़ का ख्याल करती हूँ कि इवन मैं किसी की तरफ जाऊँ तो मैं उसमें पोर्शन साइज़ ज़रूर, वो अगर कोई जितना मर्जी आपको इवन कहता है तो मैं उसमें थोड़ा सा पोर्शन ले लेती हूँ। और उसके बाद मुझे कभी भी मतलब हेल्दी मतलब डब्बे वाले जूस, दूध या चीज़ें, उसको मैं उसकी जगह पानी अगर रिप्लेस हो जाए तो दिस इज़ क्वाइट गुड। और फाइबर बहुत ज़्यादा लेती हूँ, चॉकर जिसको कहते हैं, चॉकर मतलब इवन मैंने कहीं पे ईटिंग आउट का कंसेप्ट हो गया, 2 चम्मच खा लिया के, और मैंने खुद ग्रेनुला बार्स बना के रखे हुए हैं और कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि हेल्दी रेसिपी डेवलपमेंट में मेरे मतलब पेरेंट्स के लिए भी आइदर वो किसी अगर प्रॉब्लम में है, ज़बरदस्त। बस आज का प्रोग्राम मैंने इसीलिए नाज़रीन मैं अब आपसे मुखातिब होना चाह रहा हूँ। आज का जो रमज़ान के हवाले से प्रोग्राम था वो मैंने लाहौर के 2 बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सियाने लोगों के साथ रखा था। मेरे साथ यहाँ पर दोनों मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आपने देखा कि ये किस तरह सहर करते हैं, किस तरह अफ्तार करते हैं। असल बात आज का प्रोग्राम थोड़ा सा मेरे अपने लिए भी था, क्योंकि मैं तो उसी तरह सहर अफ्तार करता हूँ जिस तरह सारे लाहौरिये करते हैं। मैं भी जानना चाह रहा था कि ये किस तरह करते हैं, आपको भी बताना मकसूद था। हेल्दी रहना जो है, सेहतमंद रहना, रमज़ान का मकसद वाकई जिस तरह यहाँ पर कहा गया सिर्फ खाना नहीं है। रमज़ान का मकसद अपने रब से ताल्लुक़ को जोड़ना है। मेरा ख्याल आज का प्रोग्राम मेरे लिए तो बहुत मुफीद था, आपको भी पसंद आएगा। इस वक्त आज के लिए अपने मेज़बान नजम वली खान को, न्यूज़ नाइट को, पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।